सो एजुकेशनल रिसर्च के अंदर अजीज तलबा हम जिस टॉपिक पर बात करने लगे हैं वो क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल रिसर्च बाय पर्पस है। सो रिसर्च को हम मुख्तलिफ तरह से डिवाइड करते हैं या रिसर्च की मुख्तलिफ तरह से क्लासिफिकेशन है। सो एक क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल रिसर्च बाय पर्पस है, दूसरा क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल रिसर्च बाय मेथड है। सो क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल रिसर्च बाय पर्पस के जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या होंगे कि इस यूनिट के बाद हम एजुकेशनल रिसर्च को डिफाइन कर सकेंगे, हम रिसर्च डिजाइन्स को क्लासिफाई करेंगे, फिर टाइप्स ऑफ रिसर्च देखेंगे और टाइप्स ऑफ रिसर्च बाय पर्पस, और फिर जो एक्शन रिसर्च है उसको हम थोड़ा सा एलेबोरेट करेंगे। हम रिसर्च किसे कहते हैं? रिसर्च इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड टू स्टडी प्रॉब्लम इज रिसर्च and the application of scientific method to study educational problem is called as educational research. So educational research का जो बुनियादी तौर पर मकसद है या काम है वो किसी भी एजुकेशनल फिनोमेना को एक्सप्लेन करना है, उसके बारे में पेशगोई करनी है या उस फिनोमेना को कहीं ना कहीं कंट्रोल करना है। जब हम एजुकेशनल रिसर्च को कंडक्ट करते हैं तो देयर आर 4 बेसिक स्टेप्स इन डूइंग एजुकेशनल रिसर्च। फर्स्ट वन इज द सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम। जब तक आपके पास प्रॉब्लम ही नहीं है तो आपने रिसर्च क्या करनी है? फिर आप स्पेसिफिक रिसर्च प्रोसीजर इस्तेमाल करते हो कि जिसके जरिए से आप उस रिसर्च को डिजाइन करते हो, डेटा कलेक्ट करते हो। यू कैन से दैट यू आर एक्चुअली गोइंग टू सिलेक्ट ए पर्टिकुलर डिजाइन। आपने उस अपनी रिसर्च की नेचर देखनी है कि नेचर क्या है, वेदर इट इज एक्सपेरिमेंटल और वेदर इट इज नॉन एक्सपेरिमेंटल, वेदर इट इज एनालिटिकल और वेदर इट इज मिक्स्ड, वो कौन सी है, whether it is quantitative or qualitative। so quantitative है तो quantitative में वो experimental है या non experimental है, ये हम उसके डिजाइन को सिलेक्ट करते हैं और उसके प्रोसीजर को देखते हैं, रिसर्च प्रोसीजर को। उसके बाद डाटा हमारे पास कलेक्ट हो जाता है और डाटा कलेक्ट के बाद डाटा को एनालाइज करते हैं, और जब डाटा एनालाइज हो जाता है तो फिर हम स्टेटमेंट ऑफ कंक्लूजन्स जो हैं वो बयान करते हैं, और वो नताइज की जो बयानात हैं वो उस डेटा के रिजल्ट के ऊपर बेस कर रहे होते हैं। और ये तमाम के तमाम स्टेप्स जो मैंने अभी यहाँ आपके सामने ये 4 स्टेप्स बयान किए, दो स्टेप्स आर लाइक सिमिलर टू द स्टेप्स इन साइंटिफिक मेथड। जो साइंसी तरीक़ाकार के अंदर हम स्टेप्स इस्तेमाल करते हैं वही रिसर्च के भी स्टेप्स जो हैं वो होते हैं। जब हम रिसर्च को और ख़ासतौर पर एजुकेशन रिसर्च को हम कंडक्ट कर रहे होते हैं तो कई तरह के मसाइल का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि रिसर्च के अंदर ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व हैं, इंसानों के ऊपर ही रिसर्च करनी है ना, या इंसानों के ज़ेरे इस्तेमाल अशिया के ऊपर सर्च करनी है। सो इस वजह से बहुत ज़्यादा ऐसी पेचीदगियाँ हैं जो उनके साथ अटैच होती हैं। जो रिस्पोंडेंट्स हैं वो सही आपको डाटा नहीं देते क्योंकि कल को हो सकता है उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल हो जाए। फिर किसी भी स्पेसिफिक स्टडी से रिलेटेड जो हमारे पास रिजल्ट्स हैं उनको जनरलाइज नहीं किया जा सकता। आपने जब भी रिसर्च करने के लिए कोई भी प्रॉब्लम सेलेक्ट की है, उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए कुछ ना कुछ चीजें आपको कंट्रोल करनी है, क्योंकि किसी भी रिसर्च को करने के लिए किसी भी तालीमी मैदान के अंदर, तालीमी सेटिंग्स के अंदर रिसर्च को करने के लिए आपको कुछ चीजें जो है उनको कंट्रोल करना पड़ेगा। सो रिसर्च के दौरान कुछ एक्सट्रेनियस और इंटरवेनिंग वेरिएबल जो कहीं ना कहीं उस रिसर्च के रिजल्ट को खराब कर सकते हैं, उसके ऊपर अफेक्ट कर सकते हैं, उनको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। इसी तरह से एजुकेशनल सेटिंग के अंदर ऑब्जर्वेशन करना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उनमें कि हम हर जगह पे जाके हर चीज़ को ऑब्जर्व नहीं कर सकते। इसी तरह से जो वेरिएबल्स हैं उनको स्टडी करने के लिए हमें इनडायरेक्ट मेजरमेंट्स मिलती हैं, वो जो इनडायरेक्ट मेजरमेंट्स हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं हमें डाटा वो गलत मिल रहा होता है। सो कई एक ये डिफिकल्टीज हैं जब हम रिसर्च कर रहे होते हैं, उनकी वजह से हमें सामना करना पड़ता है। अब जब हम रिसर्च को क्लासिफाई करते हैं, दो बड़े मददगार तरीके हैं कि जिनके तहत हम रिसर्च को देखते हैं। एक रिसर्च को हम पर्पस के हिसाब से क्लासिफाई करते हैं और एक हम मेथड के लिहाज से क्लासिफाई करते हैं। वैसे क्लासिफिकेशन बहुत ज्यादा है। जब हम क्लासिफाई करते हैं तो क्लासिफिकेशन के लिए कई चीजें हमारे सामने हैं। जब हम क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं और रिसर्च की टाइप्स हम बयान कर रहे होते हैं तो कई तरीके हैं, कई टाइप्स हैं कि जिसके तहत हम रिसर्च को क्लासिफाई कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव किस तरह से हैं, ऑब्जेक्टिव्स को सामने रखते हुए हम रिसर्च को क्लासिफाई करते हैं, या रिसर्च की डेप्थ कितनी है, कितनी गहराई तक आपने वो रिसर्च करनी है। सो डेप्थ ऑफ रिसर्च को सामने रखते हुए हम उनको क्लासिफाई करते हैं,
या आपने जो डाटा है उसको किस तरह से एनालाइज किया हुआ है। सो एनालिसिस ऑफ डाटा के ऊपर है। इसी तरह से उस रिसर्च स्टडी को करने के लिए या जो फिनोमेना है उसको स्टडी करने के लिए कितना टाइम दरकार है, सो टाइम को सामने रखते हुए हम उसको करते हैं। इसी तरह से कई फैक्टर्स हैं। अब यहाँ पर अगर हम पर्पस के हवाले से बात करते हैं तो पर्पस के हवाले से अप्लाइड रिसर्च है, बेसिक रिसर्च है, एक्शन रिसर्च है, थ्योरेटिकल रिसर्च है। अगर हम डेप्थ और स्कोप के हवाले से देखते हैं तो फिर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है, इसी तरह से डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, फिर एक्सप्लेनेटरी रिसर्च है, कोरिलेशनल रिसर्च है। अगर हम डाटा के हवाले से देखते हैं कि डाटा किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है तो उसमें क्वालिटेटिव डाटा है या क्वांटिटेटिव डाटा है। सो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डाटा के हवाले से दो तरह से रिसर्च हो गई। अगर हम देखते हैं कि डिग्री ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स कौन से हो रहे हैं, सो डिग्री ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल जब आ जाएंगे तो वहां पर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आ जाएगी, नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आ जाएगी, फिर कज़ाई एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आ जाएगी। इसी तरह से अगर हम देखते हैं इन्फ्रेंसेस के हवाले से तो रिसर्च की कौन सी टाइप है, तो उसमें डिडक्टिव इन्वेस्टिगेशन है, उसमें इंडक्टिव इन्वेस्टिगेशन है, ये डिडक्टिव रिसर्च है, इंडक्टिव रिसर्च है, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रिसर्च है। इसी तरह से अगर हम कहते हैं जी कि रिसर्च की हमने क्लासिफिकेशन करनी है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम इन विच इट इज कैरीड आउट, टाइम को सामने रखते हुए करनी है, तो उसके लिए लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी है। लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च भी आपने कहीं नाम सुना होगा। सो लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च जो होती है वो टाइम को सामने रखते हुए करते हैं। इसी तरह से क्रॉस सेक्शनल स्टडी है, वो हम टाइम को सामने रखते हुए करती हैं। फिर एक और कि सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन कौन से हैं। अगर सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन प्राइमरी हैं तो फिर प्राइमरी रिसर्च हो जाएगी। इसी तरह से सेकेंडरी रिसर्च है। फिर डेटा आपने किस तरह से ऑब्टेन किया, सो रिसर्च की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्टेनिंग ऑफ डेटा। सो उसमें डॉक्यूमेंट्री एनालिसिस है, उसमें फील्ड रिसर्च है, उसमें लेबोरेटरी रिसर्च है, और फिर आ जाएंगे मिक्स मेथड के जहां पर एक से ज्यादा हो जाएगा, फील्ड भी आप कर रहे हैं, लेबोरेटरी भी कर रहे हैं, तो मिक्स मेथड आ जाएगा। सो मैंने ये आपके सामने इतनी तरह की मैंने बयान कर दी कि जब हम रिसर्च कर रहे होते हैं तो उसकी क्लासिफिकेशन कौन सी है, बट यहाँ हम बुनियादी तौर पर सिर्फ दो की बात कर रहे हैं, एक बाई पर्पज है और एक बाई मेथड है। इसके अलावा भी आपके सामने जो टाइप ऑफ रिसर्च डिजाइन है वो क्वांटिटेटिव है, वो क्वालिटेटिव है, वो एनालिटिकल स्टडी है, वो मिक्स्ड मेथड है। अगर हम क्वांटिटेटिव की बात करते हैं तो क्वांटिटेटिव में नॉन एक्सपेरिमेंटल है और एक्सपेरिमेंटल है। नॉन एक्सपेरिमेंटल में देखते हैं तो डिस्क्रिप्टिव है, कंपैरेटिव है, कोरिलेशनल है, काजल कंपैरेटिव है। इसी तरह से एक्सपेरिमेंटल में ट्रू है, कज़ाई है और सिंगल सब्जेक्ट है। फिर अगर क्वालिटेटिव में चले जाते हैं तो केस स्टडीज हैं, फिनोमेनोलॉजी है, एथनोग्राफी है, ग्राउंडेड थ्योरी है। एनालिटिकल स्टडी में चले जाते हैं तो कॉन्सेप्ट एनालिसिस है और हिस्टोरिकल एनालिसिस है, और फिर मिक्स्ड मेथड है। सो ये आगे डिफरेंट रिसर्च डिजाइन्स हैं जो हम किसी भी रिसर्च को करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ हमारा बुनियादी मकसद रिसर्च को देखना है बाई पर्पज, तो उसमें 5 कैटेगरीज हैं। बेसिक रिसर्च है, अप्लाइड रिसर्च है, एवोल्यूशन रिसर्च है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, और एक्शन रिसर्च है। सो बेसिक और फंडामेंटल रिसर्च ये ऐसी रिसर्च है कि जिसके ज़रिए से हम डेटा को कलेक्ट करते हैं और एनालाइज करते हैं। कलेक्शन और एनालिसिस का बुनियादी मकसद तो नई थ्योरी को डेवलप करना है या पहले से मौजूद थ्योरी को इन्हांस करना है। लर्निंग थ्योरीज हैं, प्याजे की थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी है, थ्योरी ऑफ मास्टरी लर्निंग है, गार्डनर्स मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरीज हैं। ये तमाम थ्योरीज ये बेसिक रिसर्च की एक टाइप है कि जिनके जरिए से नई थ्योरी जो है वो डेवलप की गई। दूसरी जो टाइप है वो अप्लाइड रिसर्च है। अप्लाइड रिसर्च का ताल्लुक ऐसी रिसर्च के साथ है कि जिसमें हम डेटा को कलेक्ट करते हैं और एनालाइज करते हैं, लेकिन ये कलेक्शन और एनालिसिस बुनियादी तौर पर किसी भी पहले से मौजूद थ्योरी की यूजफुलनेस या उसकी इफेक्टिवनेस को एग्जामिन करने से है। जब हम पहले से मौजूद थ्योरी को कहीं यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं, और अप्लाई करने के बाद हम उसकी यूजफुलनेस देखते हैं, उसकी इफादियत देखते हैं, तो इफादियत देखने के लिए जब उस थ्योरी को इस्तेमाल किया जाता है किसी भी एजुकेशनल प्रैक्टिस के अंदर, कि वहाँ पर जो प्रॉब्लम है एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है उनको हल किया जाए, तो इसको हम अप्लाइड रिसर्च कहते हैं। जैसे 7th ग्रेड की सोशल स्टडीज करिकुलम को प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच टू लर्निंग के जरिए से पढ़ाएं या लेक्चर मेथड के जरिए से पढ़ाएं।
दो आपके पास आ गई, एक लेक्चर है और एक प्रॉब्लम सॉल्विंग है। हम दोनों की इफेक्टिवनेस को देखेंगे। ऐसी सूरत में थ्योरी जो आपके पास डेवलप हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग की है और लेक्चर की है, दोनों की इफेक्टिवनेस को देखेंगे तो हमारे पास जो है जब उस चीज़ की इफेक्टिवनेस, यूजफुलनेस जो है वो एग्जामिन हो जाएगी, तो ऐसी रिसर्च को हम अप्लाइड रिसर्च कहते हैं। अगर आप एग्जामिन करते हो इफेक्टिवनेस ऑफ कंप्यूटर बेस्ड अलजेब्रा प्रोग्राम डेवलप्ड अराउंड ए मास्टरी लर्निंग अप्रोच। इंटरेक्शन ऑफ बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च क्या है कि बेसिक रिसर्च जो है वो आपको थ्योरी प्रोवाइड करती है, वो कॉन्सेप्ट्स आपको देती है और उस कॉन्सेप्ट्स के जरिए से आप कोई भी तालीमी मसले को हल कर लेते हो। जबकि अप्लाइड रिसर्च जो है वो डाटा प्रोवाइड करती है जिसके जरिए से आप किसी भी डेवलप्ड थ्योरी है उसको रिवाइज कर सकते हो, उसको बेहतर कर सकते हो, उसको सपोर्ट कर सकते हो। इस हवाले से हमें अप्लाइड रिसर्च जो है वो हेल्प आउट करती है। हम उस चीज़ की इफेक्टिवनेस देखेंगे तो फिर ही हम उसके बारे में फर्दर बयान कर सकेंगे और उसको सपोर्ट और वाइज और गाइड कर सकेंगे। वैल्यूएशन रिसर्च जो है इसका तल्लुक जो है कलेक्शन और एनालिसिस ऑफ डाटा के साथ है कि जिसमें आप लेते हो कौन से डिसीजन जो किसी भी स्पेसिफिक प्रोग्राम्स की वर्थ या मेरिट को बयान कर रहे होते हैं। जब भी हम वैल्यूएशन की बात करते हैं तो वैल्यूएशन का तल्लुक वैल्यू जजमेंट के साथ है। वैल्यूएशन का तल्लुक किसी भी चीज़ की वर्थ और वैल्यू के साथ है, वर्थ वैल्यू मेरिट के साथ है। ऐसी रिसर्च के जिसमें हम किसी भी प्रोग्राम की वर्थ, वैल्यू और मेरिट से मुतल्लिका कोई भी फैसला ले रहे होते हैं, ऐसी रिसर्च को हम वैल्यूएशन रिसर्च कहते हैं। टाइप्स ऑफ वैल्यूएशन रिसर्च में फॉर्मेटिव है कि जो आपको इन्फॉर्म करती है किसी भी प्रोग्राम के दौरान, इन्फॉर्म करती है और किसी भी प्रोग्राम को इम्प्रूव करने के हवाले से मदद देती है जबकि वो तैयार हुआ और इम्प्लीमेंटेड हो। आपने अपने तौर पर ये रिसर्च ही की ना, यू कलेक्ट सम डाटा, आफ्टर कलेक्शन ऑफ डाटा यू एनालाइज दैट डाटा, और एनालाइज करने के बाद आप एक नतीजे पर पहुंचते हो कि मेरी टीचिंग ठीक हो रही है कि नहीं हो रही है, और उसके रिजल्ट्स के तौर पर आप अपनी टीचिंग को बेहतर करने की कोशिश करते हो ताकि स्टूडेंट्स की लर्निंग बेहतर हो जाए। ये एवोल्यूशन रिसर्च है जिसको हम फॉर्मेटिव कहते हैं। और इसी तरह से समेटिव है जो किसी भी प्रोग्राम के एंड पर उसकी ओवरऑल क्वालिटी को देखने के लिए की जाती है, और आप इस रिसर्च को डिज़ाइन करते हो फैसला साजी के लिए कि क्या इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करना है या इस प्रोग्राम को डिसकंटिन्यू करना है। ये समेटिव वैल्यूएशन हो जाती है जो वैल्यूएशन रिसर्च की फॉर्मेटिव और समेटिव के तौर पर दो टाइप्स की सूरत में है। उसकी अगर एग्जांपल देखें, आपने कंप्यूटराइज्ड अलजेब्रा प्रोग्राम गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर इंस्टॉल किया, प्रॉपर्ली इंस्टॉल किया, क्या वो प्रॉपर्ली इस्तेमाल हो रहा है, और अगर प्रॉपर्ली इस्तेमाल हो रहा है तो क्या बच्चों की अचीवमेंट उससे बेहतर हो रही है, उसके इस्तेमाल से हो रही है या नहीं हो रही। दोनों सूरतों में हो रही है तो अच्छी बात है और ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश की जाती है, और अगर नहीं हो रही तो फिर कोशिश की जाती है कि होनी चाहिए। ये फॉर्मेटिव है। समेटिव में क्या होगा, ये जो कंप्यूटराइज्ड अलजेब्रा प्रोग्राम जो गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर प्रोवाइड किया गया, इंस्टॉल किया गया, जो प्रॉपर्ली यूज हो रहा है, तो इसका जो रिजल्ट है कि इसके जरिए से तालिब इल्म इफेक्टिवली सीख रहे हैं, एफिशिएंट भी हो रहे हैं। इसके जो रिजल्ट हैं वो हमें एफिशिएंट और इफेक्टिव मिल रहे हैं। जो हमने पैसे का इस्तेमाल किया उसका इफेक्टिव और एफिशिएंट यूज हो रहा है, तो ऐसी सूरत में हम फैसला करते हैं कि इसको कंटिन्यू रखना है। समेटिव में कंटिन्यू और डिसकंटिन्यू की बात होती है, फॉर्मेटिव में मॉडिफिकेशन और इम्प्रूवमेंट की बात होती है। चौथा रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। रिसर्च और डेवलपमेंट का काम ही क्या है कि किसी चीज़ की भी डेवलपमेंट के साथ और उसकी इफेक्टिव प्रोडक्शन के साथ है कि वो किसी भी जगह पे इस्तेमाल हो सके। ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना कि जो कंप्यूटराइज्ड अलजेब्रा प्रोग्राम को लेकर चले और उसके ज़रिए से इंडिविजुअलाइज्ड मास्टरी लर्निंग अप्रोच जो है टीचिंग के अंदर वो हम लेकर आए और तालिब इल्म बेसिक अलजेब्रिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेहतर तौर पर लर्न कर सकें, मास्टरी लर्निंग की तरफ जा सकें। ऐसी डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर है, ये रिसर्च और डेवलपमेंट के साथ इसका तल्लुक होगा। स्मार्ट बोर्ड यूज हो रहे हैं, इस स्मार्ट बोर्ड का तल्लुक तदरीस के साथ है कि टीचर इनको एज ए टेक्नोलॉजी इन क्लासरूम इस्तेमाल करके बच्चों की लर्निंग को इन्हांस करता है। ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर आते हैं। फिर एक्शन रिसर्च है कि जिसमें किसी भी उस्ताद को, किसी भी एजुकेटर को स्कूल के अंदर, क्लास के अंदर या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई वैल्यूड प्रैक्टिकल इन नेचर प्रॉब्लम का सामना है, तो उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ जो रिसर्च लेकर जाती है
वो एक्शन सर्च है, और कलेक्शन और एनालिसिस तो उसी तरह से ही होगा. फॉर एग्जांपल, हाउ कैन आवर कॉलेज मूव टू ए परफॉर्मेंस बेस्ड मॉडल फॉर अंडर ग्रेजुएट टीचर प्रिपरेशन प्रोग्राम. सो ये एक प्रॉब्लम है, कैसे हम जा सकते हैं. ये ऐसी सर्च है कि जिसके ऊपर फौरन से हमने इसके हल की तरफ जाना है, और हल की तरफ जाके फिर हमने किसी रिजल्ट पर पहुंचना है. इसी तरह से डिसिप्लिनरी पॉलिसीज जो हैं वो किसी भी इदारे के अंदर किस तरह से हमने तसलसल के साथ उनको इन्फोर्स करना है. सो ये ऐसी मसाइल हैं जिनका फ़ौरन से हल क्लासरूम के अंदर बच्चे जो है अगर वो बेहतर तौर पर लर्निंग की तरफ नहीं जा रहे, अगर वो तवज्जो के साथ नहीं सीख रहे, अगर बच्चों के अंदर कोई अटेंशन डेफिसिट है, सो उस अटेंशन डेफिसिट को, या बच्चों के अंदर जो है वो डिसरप्टिव बिहेवियर है, सो डिसरप्टिव बिहेवियर को, या बच्चों के अंदर कुछ इमोशनल इश्यूज है, सो उन इमोशनल इश्यूज को किस तरह से कम वक्त में आपने सॉल्व करना है ताकि बच्चे जो है वो लर्निंग की तरफ आ जाएं. तो ये तमाम एक्शन जो हैं ये एक्शन सर्च के अंदर होते हैं, और ये तमाम प्रैक्टिकल नोयत के हैं. ये तमाम वैल्यूड प्रॉब्लम्स हैं जिसका टीचर को सामना है, और टीचर फिर उस मसाइल को फ़ौरन से हल करने की कोशिश करता है. और इसको हल करने के लिए दो बुनियादी तौर पर टाइप्स हैं एक्शन सर्च की. एक प्रैक्टिकल एक्शन सर्च है और एक पार्टिसिपेटरी एक्शन सर्च है. पहले प्रैक्टिकल एक्शन सर्च को देखते हैं. प्रैक्टिकल एक्शन सर्च जो है वो 5 बुनियादी सवालात पर मबनी है. प्रैक्टिकल एक्शन सर्च में सबसे पहले तो टीचर के पास डिसीजन मेकिंग पावर है. सो हर टीचर के पास जो है वो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है. जब तक टीचर के पास डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी नहीं होगी तो वो प्रैक्टिकल एक्शन सर्च नहीं करवा सकता. इसी तरह से टीचर सर्चेज जो हैं वो कमिटेड होते हैं कि अपनी कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट करते रहें. टीचर अपनी कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट करते हैं और वहीं से फिर वो स्कूल को भी बेहतरी की तरफ या अदारे को बेहतरी की तरफ लेकर जाते हैं. सो टीचर के अंदर ये कमिटमेंट हो कि उन्होंने अपनी कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट करनी है, सो एज टू प्रोफेशनल कंटिन्यूस डेवलपमेंट जो है वही स्कूल की या अदारे की बेहतरी की तरफ लेकर जाएगी. इसी तरह से टीचर जो है वो अपनी जो क्लासरूम टीचिंग है उसके ऊपर रिफ्लेक्ट भी करते हैं, अपनी डेली प्रैक्टिसेस के ऊपर रिफ्लेक्ट करते हैं. सो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग भी उनके अंदर है, और अपनी वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट और सेल्फ क्रिटिसिज्म जो है वो करते रहते हैं. इसी तरह से टीचर जो है वो सिस्टमेटिक अप्रोच इस्तेमाल करते हैं फॉर रिफ्लेक्टिंग ऑन देयर प्रैक्टिसेस. सो टीचर ने जब करना है तो डेली बुनियाद पे उसमें जो रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन में करने के बाद वो डाटा कलेक्ट करते हैं, डाटा एनालाइज करते हैं. कलेक्शन और एनालिसिस के बाद उनके पास मुख्तलिफ रिजल्ट जनरेट होते हैं, वो किसी न किसी नतीजे पर पहुंचते हैं, और फ्रॉम डिफरेंट रिजल्ट्स, फ्रॉम डिफरेंट कंक्लूजन्स, दे एक्चुअली एबल टू चूज बेस्ट ऑफ देम. सो क्रिटिकल थिंकिंग और रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस जो है टीचर के पास मुख्तलिफ मसाइल का हल आता है, और उन हल में से बेहतर हल का इंतखाब जो है वो करने के काबिल हो जाते हैं. और इसी तरह से टीचर सर्चर जो है वो डायलेक्टिक एक्शन सर्च जो है स्पाइरल है उसको यूज़ करते हैं. सो मोर अप्लाइड सर्च है. जब हम एक्शन सर्च की बात करते हैं ये बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन के अंदाज की रिसर्च है, लेस फिलोसॉफिकल है देन क्रिटिकल एक्शन रिसर्च. सो इसमें जो डायलेक्टिक एक्शन रिसर्च स्पाइरल, हम सबसे पहले एरिया ऑफ फोकस को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद फिर डाटा को कलेक्ट किया जाता है, डाटा को एनालाइज किया जाता है और इंटरप्रेट किया जाता है, और एनालाइज और इंटरप्रेट करने के बाद एक्शन प्लान जो है वो दिया जाता है. सो एक्शन रिसर्च की सबसे अहम बात एक्शन प्लान प्रेजेंट करना है. प्रैक्टिकल एक्शन सर्च ऐसी रिसर्च है कि जिसमें स्पेसिफिक सिचुएशन को देखा जाता है और फिर उसको इम्प्रूविंग प्रैक्टिस की तरफ लेकर जाया जाता है. प्रैक्टिकल एक्शन सर्च ऐसी रिसर्च है कि जिसमें रिसर्च करने वाला इस चीज को समझता है कि मैंने अपनी प्रैक्टिस को इम्प्रूव करना है. सो प्रैक्टिशनर्स आर दी रिसर्चर्स. जो पढ़ाने वाले हैं, जो टीचर हैं, वही रिसर्चर भी होंगे. दूसरी जो है पार्टिसिपेटरी एक्शन सर्च है. सो पार्टिसिपेटरी एक्शन सर्च जिसको हम पार भी बोलते हैं, इसके अंदर ग्रुप ऑफ पीपल है, इसमें मुख्तलिफ लोगों का नेटवर्क है, फैमिलीज हैं, फ्रेंड्स हैं, कम्युनिटीज हैं, ऐसे लोग जो कि इकट्ठा काम कर रहे हैं, ये सारे के सारे इसके अंदर शामिल हैं. ये कैसे रिसर्च होती है? सबसे पहले आप प्रॉब्लम को डायग्नोज करते हो, किसी सिचुएशन को डायग्नोज करते हो. सो सिचुएशन को डायग्नोज करने के बाद आप उस सिचुएशन के अंदर जो मसाइल हैं उनको
क्लियर करने की कोशिश करते हो, आप एक्ट करते हो टू इम्प्रूव इट, और फिर मेजर्स इख्तियार करते हो या एवेल्यूएट करते हो इफेक्टिवनेस को, और उसके बाद रिफ्लेक्ट करते हो लर्निंग के ऊपर, और अगला स्टेप जो है वो प्लान करते हो। सो रिफ्लेक्शन जब भी आएगी, उस रिफ्लेक्शन की वजह से बेहतरी की तरफ हम जाएंगे, किसी भी मसले को हल करने की तरफ हम जाएंगे। सो पार जो है, पार का वर्ग जो है वो प्रोग्रेसेस इन साइकिल, जो इसका इख्तिताम है वो पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर होता है। अफराद जो है वो अपनी बेहतरी की तरफ जाते हैं, और इसी तरह से तमाम मसाइल के जिनका हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ग्रुप ऑफ पीपल के अंदर रहते हुए उनका सामना कर रहे होते हैं, ऐसे मसाइल, ऐसे पेचीदा मसाइल के बारे में ये सलूशन देती है, और फिर पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो भी करती है। ये पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च को जब हम डिफाइन करते हैं। सो ये ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन के बाद रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन के बाद प्लान है, प्लान के बाद एक्शन है। तो ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट, प्लान और एक्ट जो इसका सिंपल मॉडल है पार का। सो एग्जांपल एजुकेशनल प्रैक्टिस के अंदर देखें, सो एक्सपीरियंस प्रॉब्लम्स व्हेन माय एजुकेशनल वैल्यू आर डिनाइड इन प्रैक्टिस। तो ये ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं, ऐसे तजर्बात हैं या एक्सपीरियंस प्रॉब्लम्स हैं, ऐसे मसाइल का सामना है कि जब कोई भी तालीमी मैदान के अंदर जो है वो काम कर रहा है और उसकी उस काम को डिनाई किया जाता है, व्हेन माय एजुकेशनल वैल्यू आर डिनाइड इन प्रैक्टिस, तो फिर इमेजिन ए सॉल्यूशन टू दोज प्रॉब्लम्स, और उसके बाद एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द इमेजिन सॉल्यूशन, एवेल्युएट द आउटकम ऑफ द सॉल्यूशन, और फिर अपनी जो प्रैक्टिस है उसको मॉडिफाई करते हैं, प्लान करते हैं, आइडियाज के सूरत में सामने लेकर आते हैं। यही आज का हमारा सेशन था। सो बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आप तमाम का हामी नासिर हो।